एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं इंक्लूडिंग जीएनएम, एएनएम और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं आगे के लिए, तो क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या कुछ सिलेबस होता है, फ़ीस वगैरह क्या होती है, कैसे एग्ज़ाम वहाँ पर जो है वो पैटर्न उसका क्या रहता है, कितने क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल वीडियो होने वाली है और वीडियो एंड होने के बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे वो पूछ सकते हैं, और अगर लगता है आपको कि वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं चैनल को, ताकि इस तरह की और भी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं इसके रिगार्डिंग में उनका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, जिसमें यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के लद्दाख में, तो दोस्तों कैसे आपको एडमिशन मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में लिखा गया है CET। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले आपको यहाँ पर CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो दोस्तों JK भोपी की ओर से यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। JK भोपी की ओर से यहाँ पर ये एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें आपको बैठना होता है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसमें अभी हम देखेंगे कितने के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो उनका आपको आंसर देना होता है। OMR बेस्ड आंसर शीट आपको मिलती है, जिसमें जिसमें आपको आंसर देना होता है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है ना CET, इसमें जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे उस बेसिस पर आपका यहाँ पे मेरिट तैयार होता है, और उसके बाद दोस्तों आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो अलर्ट किए जाते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके रिगार्डिंग में कितनी क्या फ़ीस होती है, फॉर्म की जब यहाँ पर फॉर्म निकलते हैं तो कितनी क्या फ़ीस होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले। तो यहाँ पे भोपी के बारे में डिटेल में यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। इसको अगर रीड आउट करना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस भी यूज़ की गई हैं, उनको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए भोपी का मतलब अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका मतलब होता है। CET का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एब्रीवेशंस यूज़ हुई हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे पैरामेडिकल एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज, पैरामेडिकल और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, OTT टेक्नीशियन, ISM, डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। तो इस तरीके के यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। एटस्टा इन्होंने बताया कि इस तरह के और भी मतलब जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं पैरामेडिकल और बाकी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए क्या कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए UT ऑफ जे.एंड.के या UT ऑफ लद्दाख की। अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हो तो जो आपको ST सर्टिफिकेट इशू की गई होगी दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा, उसको यहाँ पर बोर्ड ट्रीट करेगा एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, नंबर सेकंड, यहाँ पर आपने 35 साल से ज़्यादा मतलब नॉट हैव क्रॉस्ड मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा आपने एज क्रॉस नहीं की होनी चाहिए। और यहाँ पर 1/1/2024 लिखा है, तो यहाँ पे लिखा होगा 1/1/2025, क्योंकि आप 2025 में एडमिशन लोगे यहाँ पे, तो 1/1/2025 को आपकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर थर्ड दोस्तों, यहाँ पे आपने 12वीं पास किया होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर कोई गवर्नमेंट ने ऐसे कोर्स करा के रखे हैं जो 12वीं के इक्विवेलेंट में आते हैं, तो ये आपने किया होना चाहिए। मतलब 12वीं पास आप होने चाहिए विद साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपका सब्जेक्ट है
और इंग्लिश में आपकी मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, मतलब 12वीं आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और मैथ से किया हो तो यहाँ पे जो एग्रीगेट अगर हम देखें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश में जो एग्रीगेट है मिनिमम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पे मेडिकली आप फिट होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में आप जाने का सोच रहे हो अभी, तो मेडिकली आप फिट होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर जिन कैंडिडेट्स का जैसे मान लीजिए 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो फॉर्म आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे फॉर्म निकलेंगे उस टाइम पे अगर आपका 12th का रिज़ल्ट अभी किसी भी कारण से डिले हुआ है, अभी तक आया नहीं है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, जो आप एग्ज़ाम यहाँ पर दोगे, जो भोपी की ओर से यहाँ पे लिया जाएगा, वो उस एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट निकलेगा या फिर काउंसलिंग के लिए जब आपको बुलाएंगे, उस टाइम तक आपका जो 12वीं है, जो 12th है, वो दोस्तों क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आगे जब आप एडमिशन लोगे ना जिस भी कॉलेज में, वो आपको 12वीं की सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर है जीएनएम कोर्स। तो जीएनएम कोर्स के लिए देखिए यहाँ पे जीएनएम कोर्स के लिए आपके पास एक तो डोमिसिल हो, दूसरा आपने बी 17 ईयर्स ओल्ड, मतलब 17 साल के आप होने चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 31/12/2025 यहाँ पे लिखा होगा। जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें यहाँ पे जो ईयर है वो चेंज हो जाएगा। तो 17 साल मिनिमम आपकी एज हो जीएनएम कोर्स के लिए, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज ना हो। 31/12/2025 को यहाँ पर ये काउंट किया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट यहाँ पर जब फॉर्म निकलेंगे तो 2025 के लिए यहाँ पे निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पर है हैव पास्ड 10+2, यानी 12वीं आपने पास किया हो विद साइंस या फिर आर्ट्स से आपने किया हो। देखो यहाँ पे विद साइंस या फिर आर्ट्स से आपने पास किया हो, एंड इंग्लिश स्कोरिंग मिनिमम 40% मार्क्स ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है कि 12वीं में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं उनको 35% मिनिमम मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए, एग्रीगेट यहाँ पर बताया है। उसके बाद यहाँ पे बताया है हैव पास 10+2 विद इंग्लिश, 10+2 आपने पास किया हो इंग्लिश के साथ, हैविंग 40% इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज सीबीएसई बोर्ड सेंटर, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपीयरिंग हो, आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है 12वीं का, तो भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। लेकिन लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए और क्लियर हो जाना चाहिए आपका 12th, लेकिन एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हो। फिर नीचे यहाँ पे बताया गया हाउ एवर फॉर लेटरल एंट्री टू जीएनएम कोर्स। जीएनएम कोर्स के लिए लेटरल एंट्री वाले जो हैं, लेटरल एंट्री में जो यहाँ पे मतलब जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको यहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन एफएमपीएच, आपका डिप्लोमा होगा एफएमपीएचडब्ल्यू का, एमएमपीएचडब्ल्यू का या एएनएम कोर्स का, रजिस्टर्ड विद जे.एंड.के पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल, तो रजिस्टर्ड होने से विद जे.एंड.के पैरामेडिकल काउंसिल, बी एलिजिबल फॉर जीएनएम कोर्स, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे जीएनएम कोर्स के लिए। और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो लेटरल एंट्री में यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एज बार यहाँ पे नहीं रखा गया है। रजिस्टर्ड एएनएम आप होने चाहिए विद 40% मार्क्स, मेडिकली फिट होने चाहिए। 12वीं का रिजल्ट अगर नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। अब एएनएम कोर्स के लिए, एएनएम कोर्स के लिए भी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, 17 साल के आप मिनिमम हो, 35 साल से आप ज़्यादा ना हो, यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी। 12वीं आपने किया हो, साइंस से किया हो या आर्ट्स से किया हो, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट उसमें होता ही है 12वीं में दोस्तों, तो मिनिमम 40% मार्क्स आपके एग्रीगेट 12वीं क्लास में होने चाहिए। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है तो भी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन लास्ट तक आपका जो 12th है एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम पर या फिर जब रिजल्ट एंट्रेंस टेस्ट का निकलेगा तब तक आपका 12वीं क्लियर हो जाना चाहिए। The candidates appearing can also apply provided such candidates have qualified the examination at the time of declaration of result in the entrance test at the time of counseling as may be notified by the board।
और द एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट रिमेन withheld अनलेस दे प्रोड्यूस द नेसेसरी सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ेगी दोस्तों। जब आपका यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे तब आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद हैव क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स या फिर साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल कैन आल्सो अप्लाई। तो 10+2 आपने आर्ट्स से किया हो या साइंस से किया हो दोस्तों, जो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया हो एग्जामिनेशन, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स इन सिक्किम सोरा श्रीनगर में कराया जाता है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स इन सिक्किम सोरा श्रीनगर। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एक तो डोमिसाइल हो, दूसरा 17 साल के आप कम से कम हो, 28 साल से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 डेट चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 को आपकी एज 28 साल से ज़्यादा ना हो और 17 साल से कम ना हो। उसके बाद 10+2 आपने किया हो थ्रू रिकॉग्नाइज बोर्ड इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं किया हो 50% मार्क्स के साथ या फिर इससे ज़्यादा ओपन मेरिट में अगर आप आते हो। बाकी कैटेगरी वाले जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 40% मिनिमम या फिर इससे ज़्यादा परसेंटेज 12वीं क्लास में है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, सेम यहाँ पर भी लिखा गया है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट वगैरह अभी तक नहीं आया है वो भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकेंगे, एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकेंगे। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट का जब रिज़ल्ट आउट हो जाएगा उस टाइम जब आपको बुलाएंगे वहाँ पे, तो तब आपका यहाँ पर जो 12वीं है वो क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स दिखानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन का परसेंटेज बताया गया है, कैटेगरी वाइज किसको कितना यहाँ पे रिजर्व रखा गया है परसेंटेज, तो वो आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। कुछ नेक्स्ट हम कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर जैसे मैं करते ही आया हूँ फिर से मैं कर देता हूँ कि फ़ीस के रिगार्डिंग में भोपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, जेके भोपी की जिम्मेवारी नहीं बनती है। फ़ीस के रिगार्डिंग में जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्ट रखते हो एडमिशन करने का, उस कॉलेज से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर फिज़िकली आप वहाँ पर जा सकते हो तो प्लीज़ आप जाइए, जिस भी साल आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ से आपको फ़ीस के बारे में कंफर्म करना पड़ेगा। और आपकी आसानी के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर बोर्ड ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के कुछ नाम बताए हैं और उनकी ईयरली यहाँ पर फ़ीस मेंशन की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, सॉरी यहाँ पर जो है ना इंस्टीट्यूट बताया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए पैरामेडिकल डिप्लोमा जीएनएम एएनएम कोर्स, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द कोर्स क्या है, पैरामेडिकल डिप्लोमा जीएनएम एएनएम कोर्सेज। पैरामेडिकल जीएनएम एएनएम इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ट्यूशन फीस यहाँ पर कोई कुछ भी मेंशन नहीं की गई है। आगे लिखा है कि 6,000 आपको साल का लगेगा फॉर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए। ये आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर फीस मेंशन की गई है कि गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में 6,000 आपको साल की फ़ीस लगेगी और 9,000 रुपये लगेगी आपको फ़ीस जीएनएम कोर्सेज़ के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। ये साल की फ़ीस यहाँ पे बताइए, पर ईयर की फ़ीस यहाँ पर मेंशन की गई है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर जो फ़ीस मेंशन की गई है ये आपकी कन्वीनियंस के लिए बताई है, आपकी आसानी के लिए बताई है। तो फ़ीस जो है वो चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे जो है फ़ीस हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है फीस इज़ सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक फ़ीस जो है वो चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भोपी की नहीं बनती है। ये ओनली कैंडिडेट्स की कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए यहाँ पे दिखाई गई है, बताई गई है। For fees about the above courses in private institutes, colleges, the candidate are advised to contact कॉलेज बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपको एडवाइस किया जा रहा है भोपी की ओर से कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर एक बार कंफर्म करिए कि फ़ीस वो कितनी चार्ज कर रहे हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म जब भी निकलेंगे ऑनलाइन मोड से सबमिट किए जाएंगे। इसके लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा www.jkbhopi.gov.in के ऊपर। 1000 रुपये की फ़ीस आपको यहाँ पर पे करनी होती है फॉर्म की। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से आप ये 1000 रुपया जो है पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको इसी तरीके से अपना नेम फिल करना है जैसे यहाँ पे इन्होंने फिल किया है वरिंदर शर्मा ने देखिए किस तरीके से सैंपल के तौर पर आपकी आसानी के लिए ये भी यहाँ पर सैंपल्स अटैच की गई हैं कि इस तरीके से आपको अपना नेम जो है वो फिल करना है। फादर्स नेम इस तरीके से फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से फिल करनी है फॉर्म पे। उसके बाद दोस्तों कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करनी है जब फॉर्म यहाँ पर निकलेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। मार्क्स सर्टिफिकेट जो मार्क्स सर्टिफिकेट होती है 12वीं क्लास की वो आपको अपलोड करनी है। 10वीं का मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना है जिस पर डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए डिप्लोमा या फिर 10वीं का मार्क्स कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी दोस्तों एक बार यहाँ पर मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ ये चीज़, जो कैटेगरी है ना इस टाइम पर जब फॉर्म निकलता है ना इस टाइम आप अपनी कैटेगरी का फ़ायदा अगर लेना चाहते हैं तो ये आप ज़रूर यहाँ पर अपलोड कीजिए, क्योंकि उसके बाद लास्ट में जब काउंसलिंग के लिए जाते हो तब आप सर्टिफिकेट्स लोगे तो उस टाइम पर जो है वो आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे। आपको इसी टाइम पर जब फॉर्म फिल करोगे ना इस टाइम पर आपको अपनी जो कैटेगरी है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद जे.एंड.के पैरामेडिकल काउंसिल और साथ में अलॉन्ग विद मार्क्स कार्ड ऑफ डिप्लोमा कोर्स। तो ये ओनली यहाँ पे लेटरल एंट्री कैटेगरी वालों के लिए बताया गया है। जो लेटरल एंट्री वाले अप्लाई करेंगे ना उनको यहाँ पर डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद पैरामेडिकल काउंसिल वो अपलोड करना है। मार्क्स कार्ड भी अपलोड करना है जो भी आपने डिप्लोमा किया होगा। तो ये लेटरल एंट्री वालों के लिए बताया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन ये भी अपलोड करना है। इनका फॉर्मेट क्या रहेगा, किस फॉर्मेट में, उनका साइज़ क्या रहेगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन की इमेजेस हैं वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड करनी है। और इनका जो साइज़ है 10 से लेकर 50 KB तक होना चाहिए, तब जाकर ये अपलोड हो जाएंगे, नहीं तो ये अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे फिर जो फ़ोटोग्राफ आप लोगे वो इस तरीके का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जैसे यहाँ पे इनने सैंपल के तौर पर बताया भी है। वरिंदर शर्मा जी हैं ये, तो इन्होंने देखो अपना फ़ोटो यहाँ पे खींचा हुआ है, पीछे जो है लाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। अपना नेम और डेट आप यहाँ पर मेंशन करोगे जब ये फ़ोटो खिंचाओगे। तो इस तरीके का फ़ोटो आपने एक खींचना है बिना गॉगल के, बिना कैप के। अगर जो चश्मा नज़र का आपको लगा है वो लगा कर आप खींच सकते हैं, बाकी इस तरीके से कोई स्टाइल नहीं मारना है, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सैंपल इसीलिए बताया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद नेम और जो डेट है ना फ़ोटोग्राफ पे वो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो नेम और ये डेट जो दिख रही है ना इसी तरीके से क्लियर होनी चाहिए और आपके बैकग्राउंड भी लाइट होना चाहिए फ़ोटो के पीछे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, फिर यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। इसको आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपका फॉर्म यहाँ पर आप सबमिट कर लोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड आपके आते हैं और एडमिट कार्ड पर दिया होता है कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो एडमिट कार्ड को आपको ऑनलाइन यहाँ पर जो भोपी की वेबसाइट है www.jkbhopi.gov.in यहाँ पर आपको जाना होता है। यहाँ पर जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है, उसका प्रिंट निकालना पड़ता है, एक क्लियर प्रिंट आपको निकालना पड़ता है। और उसके बाद उसके ऊपर जहाँ पर भी मेंशन होगा कि आपको जम्मू में एग्ज़ाम देने जाना है या श्रीनगर में एग्ज़ाम देने जाना है तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड लेकर ही एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। और एडमिट कार्ड के साथ एक कोई भी आईडी प्रूफ आप अपने साथ रख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड होगा ही सबके पास होता है, या वोटर कार्ड हो गया, या कोई और आपके पास आईडी प्रूफ है उसको भी आप अपने साथ में रख सकते हैं ताकि वहाँ पर कोई परेशानी जो है आपको ना आए। उसके बाद यहाँ पर देखो सेंटर जो है वो श्रीनगर और जम्मू 2 जगह पर होगा आपका सेंटर, मतलब 2 जगह पर साइमल्टेनियसली जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जेके भोपी की ओर से।
और सेंटर के बारे में एडमिट कार्ड पर जैसे मैंने बताया ना, उसके ऊपर लिखा होगा कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। टेस्ट सेंटर जहाँ पर भी आपका एडमिट कार्ड पर लिखा होगा वो चेंज नहीं होगा। एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश मीडियम में लिया जाएगा, मतलब इंग्लिश में वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, एक बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी क्वेश्चन पेपर, एक बुकलेट टाइप एक बुकलेट फॉर्म में आपको मिलेगी। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कैंडिडेट की कि वो चेक करे क्वेश्चन पेपर को, कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि बुकलेट में कोई फॉल्ट हो, उसमें कोई मिसिंग क्वेश्चन हो या कहीं से फटा हो अंदर से। तो एक बार आप चेक करोगे तो ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर लगता है कि कोई आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको लगता है कि कोई फॉल्ट है, तो वहाँ पे जो भी कंसर्न इन्विजिलेटर होंगे उनके आप नोटिस में ला सकते हैं, मतलब जिनकी भी ड्यूटी होगी वहाँ पे उनकी आप नोटिस में ये चीज़ ला सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। वो क्या करेंगे, सेम सीरीज़ की बुक जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आपको सेम सीरीज़ की रिप्लेस करके दे देंगे, चेंज करके दे देंगे। अब नीचे देखिए यहाँ पे 12th बेस पारा मेडिकल इंक्लूडिंग जीएनएम, एएनएम और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इसके लिए आपको एक सिंगल पेपर मिलेगा जिसमें फिज़िक्स से आपको 40 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायो सब्जेक्ट से भी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस के उसमें आंसर होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस होंगे, तो जो भी आपको राइट लगता है उसका आपको आंसर करना होता है OMR शीट के ऊपर, OMR। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, सैंपल भी इन्होंने अटैच किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 करके, 0.25 करके यहाँ पे मार्क्स आपके क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों क्वेश्चन पेपर के बाद आपको यहाँ पे OMR आंसर शीट मिलेगी, जिसकी फुल फॉर्म होती है OMR की क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR आंसर शीट आपको मिलेगी। देखिए किस तरीके की ये OMR आंसर शीट होती है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11वां मान लीजिए आपकी, ये आपकी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और ये 11वां क्वेश्चन है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था, ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं। देखिए क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके ऑप्शन 4 मिलेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस में मिला था, ऑप्शन नंबर 1 है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, ऑप्शन नंबर 2 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, ऑप्शन नंबर 3 है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लेज़र में मिला था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो इसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे करना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10वां, ये है 11वां, ये है 12वां और 13वां। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो देखो इन्होंने इस तरीके से डार्क करके आपको बताया है, और साथ में इन्होंने नीचे लिखा है कि यही तरीका है, सही तरीका है ये वाला आंसर देने का। ये जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मतलब ए पार्ट में इन्होंने जो दिखाया है ना यहाँ पे करके, ये सही तरीका है आंसर करने का, और ये बी पार्ट में जो बताया ये गलत तरीका है आंसर देने का। ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने आधा सर्कल फिल किया, आधा छोड़ दिया है, या फिर इस तरीके से टिक करके इन्होंने आंसर दिया है, ऐसा आपको नहीं करना है। या फिर सर्कल से बाहर भी जो है आपको डार्क नहीं करना है, सर्कल के बिल्कुल अंदर आपको इस तरीके से डार्क करके आंसर देना है जो भी आपको ऑप्शन लगता है। गलत आंसर दोगे तो यहाँ पे मार्क्स आपके माइनस किए जाएंगे, मतलब काटे जाएंगे। वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 करके। फिर आपको जो भी यहाँ पे टाइमिंग बताई होगी एडमिट कार्ड पर मेंशन होगी, टाइमिंग से पहले वहाँ पे पहुँच जाइए, ताकि बाकी जो भी चीज़ें वहाँ पर होंगी वो आप फुलफ़िल कर सको। अब देखो यहाँ पे सिलेबस, तो यहाँ पे लिखा है कि एंट्रेंस टेस्ट जो है ना ये बेस्ड है 10th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा, जो 10th का आपका सिलेबस है ना उसी पर ये एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड रहेगा। मतलब जो आपने 10th में पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने 10वीं अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ पर अच्छे से आंसर दे पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, आगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी जैसे कि होती है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है अच्छे से तो भी आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, जब तक यहाँ पर फॉर्म निकलते हैं तब तक आप पढ़ सकते हैं 10वीं का सिलेबस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिज़िक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
तो फिज़िक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन जो हैं चैप्टर वाइज इन्होंने बताया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे दोस्तों 10th क्लास की जो फिज़िक्स है ना, उसमें पहला चैप्टर आता है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इस वाले चैप्टर से आपके जो एग्ज़ाम है ना, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या क्या टॉपिक्स आपको तैयार करने वो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं दोस्तों। पहले जो फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे चैप्टर है फिज़िक्स का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स में ही दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है। इसी तरीके से फोर्थ चैप्टर है फिज़िक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन में तैयार करके जाना है। फिर आता है दोस्तों केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री से भी आपके 40 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और यहाँ पे यूनिट वाइज बताया गया है कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन होंगे। तो देखो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन होंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर है दोस्तों केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे है चैप्टर केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 कौन सा है, एसिड बेस एंड साल्ट, तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज बताया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, कहीं से भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों लेवल यही रहेगा, मतलब सिलेबस यही होने वाला है। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, वो बोर्ड पर डिपेंड करता है, वो कैसे जो पेपर है वो सेट करता है। फिर आता है दोस्तों बायो का पोर्शन, और बायोलॉजी में भी यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, जिसमें लाइफ प्रोसेस से पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का है, तो यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो में, तो यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। और लास्ट वाला जो 5th चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से ये है आवर एनवायरनमेंट, तो आवर एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी ये जो टॉपिक्स हैं आपको तैयार करने हैं, जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, what are its components, food chains and webs, how do our activities affect the environment, को कैसे हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। ओजोन लेयर के बारे में आपको पढ़ना है, एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके एग्जामिनेशन में जाना है। दोस्तों ये टॉपिक्स आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, और जितना हो सके उतना अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएँ, अच्छा स्कोर वहाँ पर ले पाएँ, ताकि आपको जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जब आपको बुलाएंगे शुरू में, क्योंकि रैंक वाइज वहाँ पर ये बुलाते हैं काउंसलिंग में, जिसमें आपको कॉलेजेस देते हैं, तो वहाँ पर आपकी चॉइस रहेगी। आपकी अच्छी रैंक आई होगी तो आप कोई भी कॉलेज वहाँ पर डालोगे वो आपको मिल जाएगा, चाहे गवर्नमेंट डालो चाहे प्राइवेट डालो, जो भी आपकी मतलब मनपसंद होगा, क्योंकि आपने अच्छी रैंक यहाँ पर लाई, तो यही यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो आई होप कि दोस्तों जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, ताकि इस तरह की और भी जो वीडियोज़ आएँ, चाहे फॉर्म निकलें, चाहे कोई भी इसके रिगार्डिंग में वीडियो होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।